हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आज से हम स्टील की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन और कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिजाइन दोनों काफी डिफरेंट हैं। हालांकि स्टील दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिजाइन में स्टील इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम रीइंफोर्समेंट के तौर पे स्टील बार्स यूज करते हैं। जबकि हम जब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील होती है, उसमें कोई अदर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्टील जो यूज होता है वो कंक्रीट को क्रैकिंग से बचाने के लिए और टेंसाइल स्ट्रेसेस को बैलेंस करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे डायनेमिक लोड्स आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिजेस में भी रेलवे का जो लोड है काफी डायनेमिक है, उनको विदस्टैंड करने के लिए बनाया जाता है। और आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा होगा जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इफेल टावर जो कि पेरिस में है, फ्रांस में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। ये स्टील स्ट्रक्चर का फ्रेम है और ये भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये ट्रस का एग्जाम्पल है। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिजेस बनते हैं उनमें कॉलम और बीम के रूप में यूज होता है। ये स्टील है। हम ये देख लेते हैं कि स्टील जो यूज कर रहे हैं उसमें स्ट्रक्चरल स्टील में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में स्टील जो है, अगर कार्बन की परसेंटेज स्टील में अगर 2% से कम है तो उसे हम बोलेंगे कार्बन स्टील। लेकिन अगर 2% से ऊपर हो गया तो हम ये बोलेंगे कि वो कार्बन स्टील नहीं है, वो कास्ट स्टील है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन परसेंटेज इक्वल टू और लेस देन 2%, तो कार्बन स्टील। और कास्ट स्टील में 2% से ज्यादा कार्बन होता है। विभिन्न डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लें अगर, तो देखा होगा आपने, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे, जैसे मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, आपने आरसीसी भी पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कहीं कहीं किया गया होगा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की कितनी होती है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिट है, इसको हम दूसरे यूनिट में ये भी कह सकते हैं कि ये मेगा पास्कल है, MPa में इसको डिनोट करते हैं। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर कहें या फिर 2 × 10⁵ मेगा पास्कल कहें, बात बराबर है, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल के बराबर ही होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, E से, ये गीगा पास्कल में भी लिखा होता है। गीगा पास्कल में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गीगा पास्कल GPa। ठीक है, गीगा पास्कल होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। गीगा पास्कल में 200 कैसे आ गया। मान लीजिए ये 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको हम ये कह सकते हैं 2 × 10⁵, ये मेगा पास्कल है। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है 10⁶, और गीगा का मतलब ये होता है 10⁹। तो मेगा में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो गीगा बना। ठीक है, मीन्स इसको हम देखें ध्यान से तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 100 × 1000, ये है। मीन्स अगर ये मेगा पास्कल है, ये मेगा पास्कल है, इसमें अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली पावर 6 से पावर 9 हो जाएगी, और 2 × 100 ये 200 हो जाएगा। इसलिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसको हम 200 गीगा पास्कल भी बोल सकते हैं। ये स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है।
अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसको अगर हम ग्राम पर सीसी में डिनोट करना चाहें तो ग्राम पर सीसी में होता है 7.85 ग्राम पर सीसी। इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी डिनोट कर सकते हैं। किलो न्यूटन पर मीटर में अगर डिनोट करेंगे तो हो जाएगा 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी में 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं या उसकी टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसमें कैसा वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन, मतलब लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होती है, कितनी डिक्रीमेंट होती है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का की वैल्यू जो है 12 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर -6 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से भी डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है इसको जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 0.84 इंटू 10 टू पावर 5 से 0.98 इंटू 10 टू पावर 5 तक ये वेरी करता है। किसमें? स्ट्रक्चरल स्टील में। और हमें देख लेते हैं किस किस मटेरियल में कौन कौन कितना कितना कार्बन का परसेंटेज होता है। कार्बन का परसेंटेज कास्ट आयरन में होता है 2 से 4% और रॉट आयरन में होता है 0.15% से कम। माइल्ड स्टील में इन दोनों के बीच की एक स्टेज है माइल्ड स्टील की, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.15 से 0.3 के बीच में होता है। जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन को हम बोलते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, मीन्स सबसे शुद्ध रूप जो है आयरन का ये रॉट आयरन ही है। जब भी हम कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं माइल्ड स्टील में कार्बन, क्रोमियम, निकिल स्टेनलेस स्टील में डालते हैं, ये सब जब ऐड करते हैं तो दूसरे दूसरे स्टील बनते हैं। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है। सबसे शुद्ध रूप में ही पाया जाता है। 0.15% कार्बन होता है और ये लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है। इससे ज्यादा कार्बन किसी भी आयरन में नहीं पाया, इससे कम आयरन किसी भी स्टील में आयरन में नहीं पाया जाता है। और कार्बन की परसेंटेज अगर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन परसेंटेज अगर हम बढ़ाते हैं, कार्बन परसेंटेज हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, बट एक प्रॉब्लम हो जाती है, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और हम लोगों को इतना पता है कि स्टील में डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक लिमिटेड रेंज में होना चाहिए। इसीलिए जो हम लोग माइल्ड स्टील यूज करते हैं उसमें एक लिमिटेड रेंज है 0.15 टू 0.3% होता है कार्बन का। ठीक है। एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं स्टील में, स्ट्रक्चरल स्टील जो हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में आप लोगों को पता है इसकी स्ट्रेंथ टू वेट जो रेशियो है बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो का मतलब ये होता है कि जितनी उसकी वेट है एज कंपेयर टू स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट में क्या हमने देखा है कि उसकी वेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसकी वेट बहुत ज्यादा होती है बट स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, जबकि यहाँ पे क्या है, जितनी वेट है इसकी स्टील की उसके कंपेरिजन में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छी है। लाइफ स्पैन भी ठीक ठाक होती है अगर उसको कोरोजन से बचाया जा सके तो। लाइफ स्पैन मतलब कितना लंबा वो टिक सकता है। ठीक है। और डक्टाइल है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है स्टील की कि ये डक्टाइल है, ये डक्टिलिटी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। डक्टिलिटी की डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, अगर स्टील को खींचा जाए
स्टील को या फिर किसी भी मटेरियल की डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि उसको अगर खींचा जाए तो वो बिना फेल हुए, अचानक बिना क्रैकिंग दिखाए, वो धीरे धीरे थिन वायर में वो कन्वर्ट हो जाए बिना किसी क्रैकिंग और बिना किसी सिंबल दिए हुए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब जितना ही ज्यादा थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए वो डक्टिलिटी है। ये सडन कोलैप्स को रोकता है। सडन कोलैप्स का मतलब यह है कि अचानक नहीं टूटता है, पहले ये धीरे धीरे सिग्नल देता है कि हाँ टूटने वाला है, तब टूटता है। जबकि कंक्रीट में ऐसा नहीं है। कंक्रीट में फ्रैक्चर अचानक से हो जाता है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें डाल दी जाए स्ट्रेस तो वो कंक्रीट में क्रैकिंग आते ही तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। जबकि स्टील में ऐसा नहीं है। स्टील में एक नेक फॉर्मेशन जनरेट होता है। नेक फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टील है, ये स्टील बार है। स्टील बार में हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं। तो खींचते हैं, मान लीजिए हमने पी लोड दिया, खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बन जाता है। यहाँ पे एक नेक जनरेट हो जाता है, नेक। ठीक है, बहुत थिन वायर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक्चुअली फ्रैक्चर चेंज होगा लेकिन बहुत ही पतला एक नेक बन जाएगा, उसके बाद होगा। इसे हम कहते हैं सडन कोलैप्स नहीं होगा। सडन का मतलब होता है अचानक। अचानक वो फेल नहीं होगा स्ट्रक्चर, धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि हाँ फेल होने वाला है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हाई होती है। स्क्रैप वैल्यू की मीनिंग क्या है? स्क्रैप वैल्यू मतलब इसको बोलते हैं हम कबाड़ी मूल्य। कबाड़ी मूल्य है। कबाड़ी मूल्य का मतलब ये है कि जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट अगर एक बार डिसमेंटल कर दिया जाए या फिर तोड़ दिया जाए तो कंक्रीट को हम बेच नहीं सकते, उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, वो एकदम वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। जबकि स्टील में ऐसा नहीं। स्टील का स्ट्रक्चर हमने आज बनाया, वो जितनी भी उसकी लाइफ स्पैन है, उतनी लाइफ स्पैन के बाद भी उसकी अच्छी खासी स्क्रैप वैल्यू होती है। मतलब अगर कबाड़ में उसका अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मीन्स ये है कि अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया स्टील का और उस स्टील स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम फिर से उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत सारे उसके प्रोसेसेस हैं, मेल्टिंग, एनीलिंग, ये सारी प्रोसेसेस हम इस्तेमाल करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये भी एक बेनिफिशियल बात है कि स्टील काफी यूजफुल है। एक जगह अगर सर्विस अपना दे रहा है तो उसको कन्वर्ट करके हम दूसरी जगह सर्विस में लगा सकते हैं। जबकि कंक्रीट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंक्रीट एक बार यूज हो चुका है तो दोबारा हम रिकास्ट उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एडवांटेज काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी जानना चाहिए हम लोगों को। तो डिसएडवांटेज में 2-3 डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि कोरोजन। कोरोजन की मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है ग्रेजुअल डिके ऑफ एनी मटेरियल, स्पेशली मेटल। ग्रेजुअल डिके ऑफ एनी मेटल ड्यू टू डिके। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि धीरे धीरे अपनी वो परतों को वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है, उससे बोलते हैं क्षरण। अब हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आयरन से ही बना हुआ है। आयरन है, कार्बन है। ठीक है, इसमें कुछ परसेंटेज क्रोमियम के भी होते हैं। तो कोरोजन में ज्यादातर यह होता है। कोरोजन होता कब कब है? कोरोजन तभी हो सकता है या तो नमी में हो या तो मॉइस्ट एयर में हो। मॉइस्ट एयर का मतलब यह है कि नमी युक्त एयर या फिर पानी में हो। अगर स्टील स्ट्रक्चर पानी में हो या नमी में हो तो वहां पे कोरोजन आ सकता है। कोरोजन आता कैसे है? जो आयरन होता है उसमें होता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, Fe2+ आयन होता है और प्लस यहां से वाटर या एयर मिलता है तो ये Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। Fe3+ आयन में, या फिर हम सीधे ये कह सकते हैं कि Fe2O3। Fe2O3 है, ये फेरिक ऑक्साइड है। मीन्स फेरस ऑक्साइड जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे हम बोलते हैं जंग लग गया। हिंदी में बोलते हैं जंग लगना और इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब ये होता है जंग लगना। और उसी
इसी का परिणाम होता है कोरोजन, धीरे धीरे अपनी परतों को छोड़ते हुए और डीके होने लगता है। फायर ट्रीटिंग करते हैं। फायर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज करके, बहुत सारे ऑपरेशंस का यूज करके हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं ताकि फायर प्रूफ बना रहे मटेरियल, क्योंकि मेल्टिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं मेटल्स के, इसलिए उसमें फायर प्रूफ बनाने के लिए उसमें फायर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फायर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, काफी कॉस्टली पड़ जाता है, काफी महंगा पड़ जाता है। और एक और प्रॉब्लम है स्टील में अगर हम कंक्रीट से कंपेयर करें तो स्टील में बकलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि कंक्रीट में बकलिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्टील में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, डक्टिलिटी ज्यादा है, इसलिए बकलिंग भी ज्यादा होगी। वही बकलिंग होती क्या है? बकलिंग बेसिकली कंप्रेशन मेंबर में ही होता है। सिर्फ मान लीजिए ये कॉलम है, मान लीजिए, इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है। तो कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद ये जो पोर्शन है धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये बकलिंग है। ठीक है, मीन्स कहने का यह है कि वो अपने वर्टिकल एक्सिस से या फिर सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा इधर उधर हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट हो जाए, वो उसे बोलते हैं बकलिंग। लेकिन बकलिंग सिर्फ कंप्रेसिव मेंबर्स में होता है और टेंसाइल मेंबर्स में नहीं होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टील, हम लोग पढ़ते हैं स्टील सेक्शंस कौन कौन से हैं, क्योंकि हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, में हम दो चीजें पढ़ेंगे, मेंबर्स की डिजाइन करते हैं और दूसरा कनेक्शन का डिजाइन करते हैं। मेंबर्स में आपको पता होगा बीम आता है, चैनल आता है, आई सेक्शन, मतलब सेक्शंस भी डिजाइन करते हैं, वो मेंबर्स होते हैं। कनेक्शन में सिर्फ जॉइंट्स की बात होती है, जॉइंट्स कैसे दिया जाएगा, उसकी डिजाइन कैसे करेंगे, तो ये होती है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, स्टील सेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शंस कौन कौन से हैं, मैंने बताया अभी, आई सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, फ्लैट होता है, और वो एंगल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आई सेक्शन में पढ़ते हैं। आई सेक्शन भी 5 टाइप के होते हैं, जो मेनली बीम के रूप में यूज होता है। एक ऐसा केस है जिसमें कॉलम के रूप में यूज किया जा सकता है, जो है ये ISHB है, जो इसे हम कॉलम के रूप में यूज कर सकते हैं। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या लिखा है, ISJB। IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, B मीन्स बीम। बस डिफरेंस किसमें है, J, L, W, M, H, इनमें सब में ही डिफरेंस है सिर्फ। तो ISJB का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। आप लोगों से ये बता दूं मैं, एग्जाम में डायरेक्टली अगर आप जेई के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं ये पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली तमाम क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ISJB, J मीन्स जूनियर, L मीन्स लाइट, W मीन्स वाइड, M मीन्स मीडियम, H मीन्स हैवी। ठीक है, अभी लाइट बीम का मतलब ये होता है कि ये सबसे हल्की होती है। ठीक है, और ये ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होता है जहां पे बहुत ही कम लोड आने के चांसेस हैं। ठीक है, वहां पे लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है इनका यूज। और ISHB एक ऐसा ही बीम है, आई सेक्शन है, जिसको कॉलम के रूप में यूज किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीम है तो कॉलम के रूप में कैसे यूज हो सकता है। जी बिल्कुल यूज हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो शेल्टर्स बने होते हैं वहां पे जो कॉलम बने हुए होते हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग, स्टील आई सेक्शन है। इसको अगर वर्टिकली खड़ा कर दें दो बीम को, तो ये कॉलम के रूप में काम करने लगेंगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आई सेक्शन जो होता है, आई सेक्शन ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें ये जो होता है
वर्टिकल आपको दिख रहा है जो मेंबर, ये वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं वेब, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्लैंज। ठीक है, मैं लिख देता हूं फ्लैंज, और यह है वेब। ठीक है, कलर थोड़ा डिफरेंट लेना चाहिए मुझे, ये फ्लैंज और वेब, ये होता है। टी एफ जो लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक ये जो मोटाई है ये टी है। टी एफ मीन्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और टी डब्ल्यू लिखा है मीन्स थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, ऐसा रियलिटी में ऐसा दिखता है रोल्ड स्टील सेक्शन, आई सेक्शन जो होता है। इसको रोल्ड स्टील क्यों बोला गया है? रोल्ड स्टील इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हाई प्रेशर से रोलिंग करके बनाया जाता है। ये जितना दिख रहा है इसमें काफी ये डेंस मटेरियल भरा हुआ है, रोलिंग करके बनाया जाता है, इसलिए इसको रोल्ड स्टील बोला गया है। और हमारे इंडिया में इसको मार्केट में अवेलेबल कराया गया है, अलग अलग स्टैंडर्ड पे, अलग अलग लेंथ के, अलग अलग साइज के मार्केट में अवेलेबल है। हम उन्हीं स्टैंडर्ड को यूज करते हुए अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग से कोई अपने हिसाब से कोई भी रोल्ड स्टील नहीं बनाते हैं। हमारे इंडिया में कोड है, उस कोड में जो भी डिजाइन, जो भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, उसी स्पेसिफिकेशन की वजह से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कोड कौन सा है। वो कोड है IS 800 2007, ये कोड है। इस कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिजाइन करते हैं। इस कोड का मतलब ये है कि कैसे डिजाइन होगा, कौन सी लोडिंग होगी, कौन सा सेक्शन लेना है, ये सब इस कोड में लिखा होता है। आप लोग इस कोड को मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, और इसमें कोडल प्रोविजन जितना है आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, हालांकि मैं बीच बीच में कोडल प्रोविजन ऐसे बताते जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अगर डिजाइन करना है तो ये कोड बुक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कोड आप लोग, और हाँ, ये कोड जो है LSM लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन होता है। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा LSM क्या होता है। अभी हम लोग सेक्शन की बात कर लें, सेक्शन कौन कौन से हैं। जो बीम है, बीम की स्ट्रेंथ में अगर हम आई सेक्शन का बीम बनाते हैं तो बीम की स्ट्रेंथ IXX पे ही डिपेंड करती है। IXX मीन्स, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये IX लिखा हुआ है, IXX पे ही डिपेंड करता है बीम का स्ट्रेंथ। IXX का मतलब ये है कि ये X एक्सिस है, आप लोग देख रहे हैं ये X एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, इस X एक्सिस के अराउंड जड़त्व आघूर्ण कितना है उसे बोलते हैं IXX। ठीक है, और IXX अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है BD/12 होता है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, BD/12 भी होता है, ट्रेंगुलर है तो BD/36 भी हो जाता है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा। बट IXX का मतलब X इसके अराउंड, और IYY लिखा हुआ है इधर, IYY की मीनिंग है Y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये IYY लिखा हुआ है, Y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉलम होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, IXX और IYY। मोस्टली हम ये देखते हैं कि इनमें से कम कौन सा है, IYY कम है कि IXX कम है, उस पर डिपेंड करता है कॉलम के स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और IXX और IYY का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ये बीम में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ISLB हो गया, ISMB हो गया, ISW हो गया, इनमें जो IXX और IYY रेशियो जो होगा लगभग 15 से 20 के आसपास होगा। ठीक है, और जबकि ISHB है जो कि कॉलम के लिए हम बनाते हैं, ISHB ये जो आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये कॉलम के लिए होता है। ठीक है, जबकि ये ये कॉलम के लिए होता है। ठीक है, और ये सारे बीम होते हैं।
हमने पहले ही बता रखा था। अवेलेबिलिटी देख लें। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट में हमारे जो स्टैंडर्ड तरीके से अवेलेबल हैं, जो हम खरीद सकते हैं, वो मिनिमम किस साइज से किस साइज तक अवेलेबल है। तो मिनिमम जो है ISLV 75 से ISLV 600 है। ISLV 75 का मतलब ये है कि ISLV तो ये बीम शो कर रहा है, ISLV तो ये बीम शो कर रहा है, बट 75 क्या है, 600 क्या है, ये डेप्थ को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? डेप्थ को डिनोट करता है। डी, यहाँ पे डी जो है 600 है, यहाँ पे डी जो है 75 mm है। ये mm में होगा, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो बीम हो गया। अभी हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं। जिस तरीके से 5 टाइप के बीम सेक्शन थे, उसी तरीके से 5 टाइप के चैनल सेक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए चैनल सेक्शन में सेम वैसे ही जैसे वहां पे ISJB था, वैसे यहाँ पे ISJC है। जैसे वहां पे ISLM था, वैसे ही ISLC है। सेम उसी प्रकार ISMC है। तो IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, C मीन्स कॉलम, और J मीन्स जूनियर, L मीन्स लाइट, M मीन्स मीडियम। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ S और G, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ठीक है, ये जो है स्पेशल चैनल और गेट चैनल नाम से दिया गया है। ठीक है, बीम में क्या था, हैवी बीम था, बीम में हैवी बीम था और वाइड फ्लैंज बीम था। जबकि यहाँ पे हैवी और वाइड हटा दिया गया है और यहाँ पे स्पेशल और गेट चैनल दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं उसकी क्रॉस सेक्शन कैसी होती है। बी की क्रॉस सेक्शन होती है ऐसी, ये जो देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये वैसे ही जैसे उसमें वर्टिकल मेंबर जो था वो वेब था, ये वेब हो गया और ये फ्लैंज हो गया। ठीक है, ये जो है, ये जो फिलेट शो कर रहा है, ये फिलेट एक्चुअली है क्या, ये फिलेट वेल्ड बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये है टो। ठीक है, ऐसे पोर्शन को हम लोग टो भी बोलते हैं, और ये जो साइड वाले पोर्शन को हम हील बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। और ये C चैनल, U चैनल जो दिया है, वो अंदर की ये जो दिख रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे जो वेरिएशन हो रहा है इसमें, ये साइज में, उसके हिसाब से C चैनल और U चैनल बनाया गया है। आप लोगों ने सब देखा होगा, एंगल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे रूफ ट्रसेस होती हैं वहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी का बात करें तो 100 mm से 400 mm की डेप्थ का मार्केट में अवेलेबल है। और एक खास बात ये भी है कि ये जो यहाँ पे इंटरनल ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, वो वहां पे जो ये स्लोप होता है, ये स्लोप 16.3% का स्लोप होता है। ठीक है, ये स्लोप यहाँ का स्लोप है, यहाँ का ये वाला स्लोप, या फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 16/3 है। 16/3 का मतलब कितना हुआ, आप देख सकते हैं। 16/3 का मतलब है, एक मिनट, 16/3 का मतलब है 1/6। ठीक है, ये परसेंटेज में स्लोप दिखाया गया है, इसको 1/6। 1/6 का मीनिंग ये है, जैसे हम दिखाते हैं कि ऐसे एक हॉरिजॉन्टल चला तो 6 वर्टिकल। ठीक है, ऐसे स्लोप दिखा सकते हैं, ये स्लोप करने का तरीका है। इसको हम 1 in 6 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 16/3% मतलब है 1 in 6। ये बीम में भी होता है, कॉलम में भी होता है, सब में इतना ही एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल सेक्शन देखते हैं। एंगल सेक्शन मेनली दो ही टाइप के होते हैं, ISA और ISBA। ISA को इंडियन स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं, ISBA मींस बल्ब एंगल। बल्ब एंगल का इस्तेमाल हम ज्यादातर शिप बिल्डिंग में या फिर वेंट्री गार्डर्स में करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये बल्ब एंगल है। ठीक है, ये वाला पोर्शन बल्ब एंगल है, और ये वाले पोर्शन ISA हैं। ये ISBA है और ये ISA है। ठीक है, अब ISA दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्वल एंगल होता है, दूसरा अनइक्वल होता है।
इक्वल और अनइक्वल में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि ये दोनों लेंथ, ये दोनों लेग्स हैं, ये अगर दोनों बराबर हैं, L1 बराबर L2, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल एंगल है। जबकि ये दोनों लेग्स बराबर नहीं होते हैं, L1 और L2 डिफरेंट होते हैं, तो अनइक्वल बोलते हैं। बाकी ज्यादा खास वेरिएशन नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इन सबका ISA जो है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, इनका इस्तेमाल ब्रेसिंग में, ट्रांसमिशन लाइन, रूफ ट्रसेस, टावर। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो टावर और बनता है, कहीं न कहीं उसमें एंगल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रूफ ट्रसेस में इस्तेमाल होता है, टावर में इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, और ISB तो मैंने बताया दिया था, गैंट्री गार्डन में इस्तेमाल होता है। ठीक, इसमें मिनिमम थिकनेस जो होती है, ये जो एंगल है, इस एंगल में मिनिमम थिकनेस जो होती है वो 6 mm होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, 6 mm मिनिमम थिकनेस है। इससे कम थिकनेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और ना ही यूज किया जाता है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 6 mm की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक, टी सेक्शन वैसे ही 5 टाइप के टी सेक्शन भी होते हैं, ISAT, ISLT, ISNT, ISST, ISHT। तो हमको पहले से पता है IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, T मीन्स टी सेक्शन, बस JLN ये जो आपको दिख रहे हैं, JLNSH, ये वेरिएशंस आपको जो दिख रहे हैं वही आपको ध्यान में रखना है। J मीन्स जूनियर, L मीन्स लाइट, N मीन्स नॉर्मल, S मीन्स स्पेशल, H मीन्स हैवी। यही डिफरेंस है। ठीक है, और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये टी सेक्शन ऐसे होता है, रियलिटी में ऐसा दिखता है, रियलिटी में ऐसा दिखता है, जबकि हम लोग डिजाइन के पर्पज के लिए जब स्टडी करते हैं तो हम लोग को ऐसा दिखता है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ये सिर्फ और सिर्फ Y एक्सिस पे ही होता है सिमेट्रिकल, X एक्सिस पर नहीं होता है। मैंने सिमेट्रिसिटी नहीं बताया शायद, मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल है कि नहीं, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं, ये बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो I सेक्शन होता है, I सेक्शन X एक्सिस पर सिमेट्रिकल है। ठीक है, I सेक्शन ये X एक्सिस पर सिमेट्रिकल है। मीन्स कहने का यह है कि अगर हम इसको बीच से काट दें तो जितना ऊपर का पोर्शन दिख रहा है उतना नीचे का पोर्शन दिखेगा, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं सममितीय। क्या बोलते हैं हिंदी में? सममितीय। सममिति, इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, हिंदी में सममिति बोलते हैं। तो अगर हम उसको बीच से हॉरिजॉन्टली काट दें तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे या फिर एक्स अक्ष पे सममितीय है या फिर सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल है। ये देखिए, वाई एक्सिस पे अगर हम इसको बीच से काट दें तो इधर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन और राइट वाले पोर्शन के बराबर है, तो कहीं न कहीं ये एक्स और वाई दोनों पे सिमेट्रिकल है। ठीक है, जबकि ऐसा सारे सेक्शंस में नहीं है। ये जो चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे तो सममिति है, ये एक्स एक्सिस पे तो सममिति है, क्योंकि एक्स अक्ष पे हम काट दें आगे पर तो ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन दोनों बराबर है। बट वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल नहीं है। अब कहीं से भी अगर हम काट दें तो वो बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें कहेंगे कि ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। ठीक है, आप देखिए इसमें एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन ना तो एक्स पे सिमेट्रिकल है ना ही वाई पे, क्योंकि अगर हम यहाँ से काट दें तो भी इधर का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से काट दें तो इधर का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सिस पे सममिति नहीं है एंगल सेक्शन। ठीक है, टी सेक्शन वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल। आप लोग देख सकते हैं कि अगर वाई एक्सिस पे हम ऐसे सीधा कर दें, काट दें, तो ये बीच से आधा डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्रिसिटी है इसकी, जबकि एक्स एक्सिस पे नहीं है। एक्स एक्सिस पे कहीं भी काट दें ये पूरा सिमेट्रिकल नहीं होगा। फ्लैट सेक्शन वैसा ही होता है। फ्लैट सेक्शन को ISF बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट।
फ्लैट सेक्शन एक पटरी टाइप की होती है, बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल फ्लैट है और ये बहुत सारे फ्लैट के ढेर हैं। ठीक है, फ्लैट के ढेर में दिख रहा है आपको। अगर ये देखिए रिप्रेजेंटेशन इसका जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैट सेक्शन को। 55 ISF 6 मीन्स कहने का है कि अगर लेंथ 55 है, उसकी लेंथ नहीं ये विड्थ अगर 55 है और ये 6 mm वो है उसकी थिकनेस है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 55 ISF 6 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसकी इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट की जो साइज है अगर थिकनेस 4 mm से कम नहीं होती है, अगर वो कम है तो उसको हम फ्लैट सेक्शन ना मान करके उसको स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिप का मतलब होता है बस पतली परत। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, 4 mm से कम नहीं होना चाहिए ISF, नो ISF नहीं माना जाएगा। रोल्ड स्टील सेक्शन बार्स भी होते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन में ISRO है, ISSQ है। RO मीन्स राउंड और SQ मीन्स स्क्वायर। तो आप लोग एक इमेज में देख सकते हैं कि ये RO है और ये SQ है, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन बार्स। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर्स की हम बात करेंगे तो थिकनेस भी लिमिटेड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ज्यादा अगर हम थिकनेस ले लेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, कम थिकनेस ले लेंगे तो वो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि ये कोड बुक से उठाया गया डायरेक्टली। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स किस किस केस में कितना कितना होना चाहिए। अगर स्टील डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर मीन्स कहने का है कि मौसम के डायरेक्ट संपर्क में है, मौसम मतलब खुले वातावरण में, अगर ये वातावरण के संपर्क में है और क्लीनिंग और पेंटिंग के लिए वो उतना एक्सेसिबल नहीं है, तो उसकी मिनिमम थिकनेस है 8 mm लेंगे। ठीक है, जबकि अगर वो वेदर में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है तो 6 mm लेंगे। दो बातें याद रखनी है, कोई भी स्टील सेक्शन है अगर वो डायरेक्ट वेदर में है मीन्स धूप छांव बारिश ये सब सामने पड़ रहा है उसको, तो 8 mm से कम का हम कोई भी मेंबर नहीं यूज करेंगे। जबकि अगर वही स्टील मेंबर अगर डायरेक्ट एनवायरमेंट वातावरण में खुले वातावरण में ना हो तो उसमें हम 2 mm की कटौती कर सकते हैं। मीन्स कहने का है कि 6 mm का भी हम यूज करते हैं। ठीक, स्टील बार्स अगर डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर ना हो और पेंटिंग वेंटिंग के लिए अवेलेबल हो तो भी हम 6 mm का ही यूज करते हैं। ठीक, ट्यूबलर स्टील जो है, ट्यूबलर स्टील का मतलब ये होता है कि नलीदार जो होती है, जो नलीदार स्टील होती है उसमें अगर डायरेक्टली वातावरण के संपर्क में है तो हम 4 mm तक का यूज करते हैं, और वो वातावरण के संपर्क में नहीं है तो 3.2 mm का यूज कर सकते हैं। मीन्स उससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए ट्यूबलर में भी। ठीक है, वैसे स्टील इन वेव प्लेट एंड गैंट्री गर्डन में अगर वो वेदर में सीधे, वेदर मीन्स मैंने अभी पहले बताया वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है तो 1.8 mm का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और है तो भी कर लेते हैं 1.8 mm मिनिमम। ठीक, अगर स्टील मेंबर डायरेक्ट वाटर कंटेंट में आता है, पानी में या फिर हवा में, ठीक है, मतलब पानी में या फिर सॉइल में, मिट्टी में, अगर वो डायरेक्ट संपर्क में है तो थिकनेस जितनी भी होनी चाहिए उससे हम 1.5 mm बढ़ा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना हमने ये थिकनेस बढ़ा हुआ है कि इस केस में इतना हो सकता है, तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि वो पानी के संपर्क में हो सकता है मिट्टी के संपर्क में हो और खुली वातावरण के संपर्क में भी हो। मान लेते हैं अगर 8 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बट अगर वो पानी के संपर्क में हो तो हम 1.5 mm और बढ़ा लेंगे। अगर 8 यूज करना था तो हम 9.5 यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टील नंबर हो गया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना इनफ है, बाकी की बातें कल डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या कंफ्यूजन है, क्या और जानना था आपको जो मैंने नहीं बताया, वो आप लोग कमेंट कीजिए। अगले सेशन में आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, जय हिंद।